1/3 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4 प्लस सो वन। ये ऐसे हमारा जा रहा है सीरीज। अगर इस सीरीज को आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप इस सीरीज को देखेंगे, आपके पास ए नॉट क्या है, 1/3 है। ए टू क्या है आपके पास, 1/3 का स्क्वायर है। ठीक है, अगर आप ऐसे बनाना चाह रहे हैं ए नॉट ए वन इस तरीके से, और ए फोर आपके पास क्या बनेगा, 1/3 की पावर 4। ऐसे बन रहा है ना, मतलब हम लोग यहाँ पे ए एन को देख रहे हैं, और ए वन क्या बन रहा है आपके पास, -1। ए थ्री आपके पास क्या बनेगा, -1, एंड सो ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, क्या होगा, सूप ऑफ, देखो जब ऐसा कुछ हो, यहाँ से हम तो ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, इसके बारे में आसानी से तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ए एन प्लस वन के बारे में हम लोग जान ही नहीं रहे क्या बनेगा और ए एन क्या बनेगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सूप ऑफ मॉड ऑफ ए एन होल टू द पावर 1 अपॉन एन निकालते हैं। अब देखो क्या होगा, वो हमारे पास दो तरीके से आएगा ना। एक क्या होगा, 1/3 की पावर एन, ये होगा इसकी पावर होल टू द पावर 1 अपॉन एन बन जाएगा। और दूसरा क्या होगा, मॉड ऑफ -1 होल टू द पावर 1 अपॉन एन, क्योंकि ऐसा कुछ बनेगा ना। अब यहाँ से देखो हमारे पास क्या होगा, ये आ जाएगा 1/3, और ये क्या आएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। अब देखो इनमें से सूप कौन है, बताइए, सुप्रीम वैल्यू कौन है, आप बताइए। 1 है, तो हमारे पास कहाँ पे जाएगा, 1 पे जाएगा। तो 1/r, देखो ये, क्योंकि ये क्या होता था, सूप ऑफ मॉड ऑफ, कहाँ 3 होगा आप बताइए। देखो सूप ऑफ मॉड ऑफ ए एन फोर टू दावर एन इज इक्वल टू 1/r होता है। और ये कितने की इक्वल आया सूप, बताइए भैया आप। 1/3 की इक्वल आ रहा है सूप, 1 की इक्वल ना, इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो रेडियस ऑफ क्या आएगा आपके पास, 1। तो हम देखो वर्क कैसे कर रहे हैं। तो जब अगर ऐसा कोई सीरीज हो जो कि ऑड पे अलग दिख रहा हो, इवन पे अलग दिख रहा हो, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे निकालने का काम करेंगे। ऐसे आप कर रहे थे देखिए। और अगर हम लोग इसको चाहें तो दो सीरीज के समेशन के भी फॉर्म में बना सकते हैं। देखो पहला क्या होगा हमारे पास, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1/3 की पावर 2n x टू दी पावर 2n, और प्लस समेशन n इज इक्वल टू 0 ही ले लो, इन्फिनिटी माइनस एक्स की पावर n ले लेते हैं हम लोग। नहीं ये देखिए 3 ऐसे जा रहा है ना, तो 2n+1 ले लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए। थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं जिससे कि क्लियर दिखे। देखो ऐसा लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1/3 4 टू द पावर 2n x टू द पावर 2n। देखो ऐसा ही कुछ बढ़ रहा है ना सीरीज, प्लस समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 x टू द पावर n, या इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 2n+1 ना। ये सही है ना। अब देखो सेम सीरीज कंस्ट्रक्ट हो जाएगा ना। इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालिए, इसका निकालिए, और दोनों का मिनिमम ले लीजिए। ठीक है, इसका कितना आता रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताइए। नहीं 3 नहीं आएगा, अच्छा हाँ 3 ही आएगा, बिकॉज 2n लिखा है ना। हाँ 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 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो और ऐसे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम सूप वाला मेथड लगाएंगे।
तो आई होप दोनों मेथड से आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं यहाँ पे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समेसन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n टू द पावर n स्क्वायर, हेलो, अपॉन वाइस जा रहा है। तो देखो क्या है, n टू द पावर n स्क्वायर n प्लस वन होल टू द पावर n स्क्वायर इंटू क्या है हमारे पास x की पावर n। इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताना है, क्या आएगा तो बताइए क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, समेसन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 3 टू द पावर n प्लस वन z टू द पावर 2n। इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगा बताइए। किसका, अच्छा फर्स्ट वाले का ई आएगा, ठीक है। ए एन प्लस वन अपॉन ए एन प्लस वन करेंगे, कौन ही आ रहा है। चलिए अब हम भी देख लेते हैं, आप कंफ्यूज है तो तब तक दूसरा लगा के बताइए। तो क्या होगा, ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन प्लस, या इसका वन अपॉन एन ले लेते हैं ना, रहने देते हैं ऐसा करने के लिए। ए एन मॉड ऑफ ए एन होल टू द पावर वन अपॉन एन। और देखिए सिंस ये पॉजिटिव टर्म का है तो इसलिए सूप वगैरह रहने देते हैं क्योंकि डिफाइंड है सीधे। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। तो जब ऐसा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या कह रहे हैं आप। हाँ हाँ, एन प्लस वन, इसको अगर टोटल को ऐसा चाहे एन स्क्वायर लिख सकते हैं टोटल की पावर, और होल टू द पावर वन अपॉन एन होगा। लिमिट को हमने नहीं लिखा, अभी लिख लेते हैं। तो लिमिट ये देखो क्या होगा, एक एन से एन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एन अपॉन एन प्लस वन होल टू द पावर एन। तो कहाँ पे जाएगा, कन्वर्ट करेगा वन अपॉन ई पे। इसको हम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना हमको, कि कैसे वन अपॉन ई पे जाएगा। ये तो वन अपॉन आर के इक्वल होगा, इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा ना। बताइए। हाँ, देखिए जब ऐसा क्वेश्चन मिले 10 सेकंड एक्स्ट्रा दीजिए, मतलब एक बार फिर से रीमैच कीजिए, क्योंकि ये गलत हो गया। समझ लो आप अपने जेब से नंबर निकाल के फेंक रहे हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। चाहे 2 बार आपको देखना पड़े तो देख लीजिए, टाइम देख करके, जल्दबाजी में मत टिक कीजिए। ठीक है, वैसे भी 2-4 लाइन का कैलकुलेशन है, तो इसलिए प्रॉपरली लिखिए। कितना आ रहा है, 1/3। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए जब हम लोग इसका निकालते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले तो ए एन हमारे पास है 3 टू द पावर n प्लस वन। तो ए एन की पावर वन अपॉन एन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर n प्लस वन फोर टू द पावर वन अपॉन एन। और जब इसकी लिमिट निकालेंगे तो ये लिमिट कहाँ पे जाएगा बताइए। हाँ, लिमिट तो हमारा 3 पे जाएगा ना। देखो कैसे, एक देखो 3 की पावर n इंटू 3 करेंगे, और 3 की पावर 1/n, इसकी वैल्यू 1 होगी, और इसकी लिमिट 3 आएगी। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन, देखो बिकॉज ये देखो क्या है, z टू द पावर 2n है। इसको आप चाहोगे तो ऐसा लिख सकते हो, zn का स्क्वायर, ना सही है ना। तो ये देखो ये क्या होगा, 1/r² के इक्वल होगा। इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, या r² इज इक्वल टू 1/3। इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल टू 1/√3 होगा, बिकॉज हम लोग को पॉजिटिव नंबर ही लेना होगा रेडियस के लिए। बताइए इसमें कोई डाउट है। हम इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस करा रहे हैं, जिससे कि आपको कहीं पे कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो और आप अपने बाकी के भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं, बट कोशिश यही है इसमें जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हो वो सब सॉल्व करा दें। बोलिए।
कोई क्वेश्चन है? n इज इक्वल टू 0 to infinity an x plus 2 whole to the power n is converged या convergent at x is equal to 5, देन देखो मैं इसको 1 बना देता हूँ ना, 1 बनाने से क्या होगा, तो लिखना थोड़ा कम पड़ेगा। इज देन 1 इज नॉट कन्वर्जेंट एट, किस पॉइंट पे कन्वर्जेंट नहीं है? देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है -10, सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है -6, थर्ड ऑप्शन हमारे पास सी जो है 4 है, एंड फोर्थ ऑप्शन जो है हमारे पास -3 है। ठीक है, तो इसके बारे में बताइए। तो यही चीज़ जब आप कॉम्प्लेक्स में जाओगे पावर सीरीज, तो बताता है एनालिटिसिटी को बताता है ना। तो चलिए इसके बारे में बताइए आप कि किस पॉइंट पे कन्वर्जेंट नहीं होगा। हाँ, -3 ऑप्शन करेक्ट है, इस पे कन्वर्जेंट नहीं, बाकी पॉइंट्स पे कन्वर्जेंट है। वो कैसे, ये बताइए आप हमको। क्या? हाँ, फिर यहाँ पे जेड माइनस अल्फा होता है ना, एक्स माइनस एक्स नॉट होता है ना, तो एक्स नॉट आपके पास कितना है बताइए। अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो एक्स नॉट हमारे पास कितना होगा बताइए। एक्स नॉट पहले बताइए सेंटर्ड कितना होगा, -2, ये -2 हो गया। अब देखो हमारे पास क्या होगा, ये 5 पे कन्वर्जेंट हो रहा है, 5 मतलब कि 5 इधर कहीं होगा, इस पे कन्वर्जेंट हो रहा है। अगर से ये इस पॉइंट पे कन्वर्जेंट हो रहा है, कम से कम हम तो इतना बोल सकते हैं, अभी इसकी रेडियस कम से कम इतनी तो होगी जितना 2 और 5 के बीच में डिस्टेंस है, सही है कि नहीं है? इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 5 माइनस -2 करेंगे, क्योंकि इसके बीच की डिस्टेंस हम लोग ऐसे ही निकालेंगे, तो 7। अब 7 यानी इसके बाद ये लेफ्ट साइड भी आएगा, 7 मतलब यहाँ कहीं पे होगा -9। अब इसके अंदर जितने भी पॉइंट आएंगे आप, सब पे ये फंक्शन क्या होगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। अब इसके अंदर देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं। -10 बताओ पहले क्या इसके अंदर आएगा, इस डोमेन के अंदर क्या -10 आएगा? नहीं, -10 तो इधर बाहर कहीं है, तो इस पे कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक, और -6 बताइए इसके अंदर है कि नहीं, तो इस पे है कन्वर्जेंट। उसके बाद 4 इसके अंदर है या नहीं, है ना, इस पे कन्वर्जेंट है। और -3 वो भी इसके अंदर है, इस पे कन्वर्जेंट है। तो आपका कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए। और हमको यही टिक करना है, बाकी को इनकरेक्ट कर देना है। बताइए क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? देखिए सबसे पहले हमको यही देखना रहता है कि इसका सेंटर क्या है, तो सेंटर हमको क्या मिला, -2। अब हमको देखना है कि किस पॉइंट पे कन्वर्जेंट है, 5 पे कन्वर्जेंट है, ये हो गया ना। तो देखिए हमने एक बताया था शुरुआत में ही कि अगर किसी एक पॉइंट एक्स पे x1 बोल दे कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो रेडियस आपका होगा वो x0 और x1 के बीच की जितनी दूरी है उससे तो बड़ी हो सकती है या उसके बराबर होगी, कम से कम इतना होगा, ये तो होगा ना। अभी तो हमको उससे बड़े के बारे में नहीं पता है। ठीक है, तो नॉट कन्वर्जेंट मतलब कि ये ऐसे बोल देते हैं हम, नॉट को हटा दो, क्योंकि हो सकता है कि -10 पे भी हो सकता है कन्वर्जेंट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है ना, क्योंकि हमको तो रेडियस के बारे में पता नहीं है। अगर चीज दिया रहता है एग्जैक्टली 5 से बड़े नंबर पे कन्वर्जेंट नहीं हो रहा है, तब तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता, तो नॉट को हटा देते हैं। अब हम लोग कन्वर्जेंट को देख लेते हैं ना।
ये ज़्यादा बेटर होगा फिर। बट अगर से एग्जैक्टली देता है तो हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो अब ये पूछेगा इज आर आर कन्वर्जेंट एट, किस पे कन्वर्जेंट होगा। तब देखिए क्या होगा, रेडियस हमारे पास कम से कम इतना आएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए आप हमको। तो कम से कम इतने रेडियस को लेकर के हम लोग एक रीजन पहले देख लेते हैं। तो देखो -2 और 5 के बीच की दूरी कितनी है। तो देखो ए और बी के बीच की दूरी लानी हो तो क्या करते हैं, बी माइनस ए करते हैं ना। तो ये हमने क्या किया, 5 माइनस -2 कर दिया तो 7 आ गया। ये 7 इसका रेडियस आ गया। तो अगर 7 हम लोग इधर जा रहे हैं तो 7 यूनिट तो इधर भी हमको आना होगा, सही है ना। इधर लेफ्ट साइड में भी 7 यूनिट आना है। अब क्या हो जाएगा, देखो -2 और 7 यूनिट अगर से इधर आएंगे तो -9 तक जाएगा, सही है ना। यहाँ तक हम लोग आ गए। अब हमको क्या कर देना है, जितने भी पॉइंट इसके अंदर है हमको ये गारंटी है कम से कम इतने पे कन्वर्जेंट है। अब इसके बाहर जो पॉइंट है उसके बारे में हम नहीं बोल सकते बिकॉज हमको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पता नहीं है। तो देखो इन पॉइंट्स पे हमारा सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। और अगर यहीं पे लिख दिया जाता है बीच में कि कन्वर्जेंट एट x इज इक्वल टू 5 एंड नॉट कन्वर्जेंट फॉर एनी वैल्यू ग्रेटर देन x, देन उसके बाद यहाँ पूछता है नॉट कन्वर्जेंट, तो आपका ऑप्शन ए कन्वर्जेंट करेक्ट हो जाता है। बताइए आया समझ में या नहीं, बताइए। तो ऐसे करके एक क्वेश्चन CSIR में आया था, वो एनालिटिसिटी को पूछा था। ठीक है, कि पूछा था कि ये पॉइंट दिया, इस पे एनालिटिक है। फिर उसके बाद 3-4 ऑप्शन दे दिए, बोला कि किस अदर पॉइंट पे ये एनालिटिक होगा। तो जो भी उस रीजन के अंदर आएगा पॉइंट उस पे एनालिटिक हो जाएगा कि नहीं। तो इसको हमने वैसे पहले ही दिखा दिया बट फिर भी एक बार आज कर देते हैं। देखो 1/1 - x पे हमारा ये ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्ज कर रहा था कि नहीं। तो अब ये देखो कन्वर्ज कर रहा है फॉर ऑल मॉड x लेस देन 1। ठीक है, ये पावर सीरीज हमारे पास था। तो यहाँ पे हम लोग टर्म वाइज डिफरेंशिएशन अप्लाई कर सकते हैं। टर्म वाइज डिफरेंशिएशन करने का मतलब क्या, अगर टर्म वाइज इसको एक एक करके डिफरेंशिएट करें तो जो न्यू पावर सीरीज आएगी वो कहाँ पे कन्वर्ज करेगी, इसके डेरिवेटिव पे कन्वर्ज करेगी। इसलिए हम लोग डायरेक्ट डेरिवेटिव को निकाल देते हैं और ये हमारे पास ये आ गया आंसर। ठीक है, मतलब इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना, आगे समझ में। अब देखिए हमारे पास और एक चीज़ है 1/1 प्लस एक्स, ये कहाँ कन्वर्ज करता है, सॉरी जो ये सीरीज है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट सो ऑन, ऐसे ये जाता है ना सीरीज हमारे पास मॉड एक्स। ये कन्वर्ज कहाँ पे करता है, 1/1 प्लस एक्स पे ना। अब अगर हम दोनों साइड को इंटीग्रेट करें, देखो अभी ये भी टर्म वाइज इंटीग्रेशन पॉसिबल है बिकॉज ये कन्वर्जेंट हो रहा है। अदरवाइज हम लोग ऐसे करते हैं, एक एक टर्म का इंटीग्रेशन करते हैं देन उसका कन्वर्जेंट फंक्शन निकालने का काम करते हैं। बट ये कन्वर्जेंट है और पावर सीरीज की हेल्प से हम डायरेक्ट जो क्या होगा, जो इसका इंटीग्रेशन आएगा हम लोग बोलेंगे ये सीरीज जो है उसी पे जाके कन्वर्ज करेगा विद द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस सेम। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बताइए, log 1 प्लस एक्स, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4/4। ये सब चीज़ें आप जो है मैक्लॉरेन एंड टेलर सीरीज से भी बना सकते हैं। बट ये एक शॉर्ट वे है, इजी वे है कि आप इसकी हेल्प से डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये चीज़ बन गई एक ही लाइन में। और इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1, ये log 1 प्लस एक्स पे जाएगा। और अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे आप तो कहाँ पे जाएगा, log 1 - एक्स पे ना। ठीक है, माइनस साइन आगे आ जाएगा तो माइनस साइन इधर आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया।
बताइए। ऐसे हम और भी इसके यूजेस कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा आपको भी मेहनत करना होगा। क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, जो भी ना आए आप बेधड़क ग्रुप में भेजिए, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो भी ना आए आप ग्रुप में भेजिए। तो यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। हाँ, क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं है। पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का तरीका सबका सेम है, क्वेश्चंस तो वही होंगे, ठीक है। अब रही बात और एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने का, जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, बस वही आपको देखना, और लगभग इससे ज़्यादा टाइप के नहीं बनेंगे क्वेश्चन। बस हम ग्रुप में आज कुछ भेजेंगे क्वेश्चंस को। हाँ, ठीक है, ये भी अच्छी बात है। चलिए हम लोग कुछ पीवाईक्यूज को डिस्कस करते हैं, जो कि इसके पहले पूछा गया है रियल एनालिसिस का, ठीक। तो इस क्वेश्चन से स्टार्ट करें या इसको स्किप करके आगे बढ़े, क्योंकि ये तो शायद हमने बता दिया था ना। बट एक बार रीड कर लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप इसमें। आई होप ये तो आ ही रहा होगा ना। चलिए, सेकेंड ऑप्शन ये बोल रहा है, अच्छा, लिमिट ऑफ सूप एक्स एन इज इक्वल टू एल होने का मतलब आप समझ रहे हो ना, कि ये क्या हो रहा है, कन्वर्जेंट होने का काम करेगा एक्स एन। और यहाँ पे लिखा इफ एंड ओनली इफ, मतलब ये डबल साइडेड एरो है, कि अगर ये आपके पास सिग्मा एन कन्वर्जेंट होगा, तो इम्प्लाई करेगा कि एक्सएन भी कन्वर्जेंट होगा, और एक्सएन कन्वर्जेंट होता है तो इम्प्लाई करेगा एक्सएन कन्वर्जेंट होगा। ये इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये बोल रहा है। अब देखो, एक्सएन कन्वर्जेंट होगा, सिग्मा एन कन्वर्जेंट होगा, ये हम लोग काशी थ्योरम से जानते हैं ना। तो ये वाला पार्ट तो हमारा सही है। और उसी वक्त जब हमने वो पढ़ाया था, तो हमने ये बोला था कि जब सिग्मा एन कन्वर्जेंट हो तो जरूरी नहीं कि एक्सएन कन्वर्जेंट होगा। जैसा कि हम उसके लिए हमने एग्जाम्पल क्या लिया था, -1 की पावर n ना, एक्स एन इज इक्वल टू, तब देखो सिग्मा एन कन्वर्जेंट हो गया था, बट -1 की पावर n कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। अगर आप रूडिन पढ़ोगे तो इसको डाइवर्जेंट बोलेंगे उसमें, बाकी अगर आप इंडियन ऑथर की बुक पढ़ोगे तो ऑक्सीलेट बोलेंगे इसको, ठीक है। आया समझ में? तो आपका ये ऑप्शन 2 जो है ये करेक्ट नहीं होगा, फॉल्स होगा। आया समझ में कि नहीं, बताइए आप हमको, ये आ गया ना। अब हम लोग देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंडर विच, under which of the following conditions the sequence xn of real numbers convergent, इनमें से किस कंडीशन में जो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है वो कन्वर्जेंट होगा। तो पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, सब सीक्वेंसेस x2n+1, x2n and x3n are convergent and have the same limit। तो देखो, जब सेम लिमिट की बात आई तो हम सिर्फ इतना ही जानते कि अगर ये दोनों ही सेम लिमिट पे चले जाएं तो भी हम लोग सीक्वेंस को कन्वर्जेंट बोल देते हैं ना। तो यहाँ तो 3 के बारे में बोला जा रहा है और ये दोनों तो आया ही है, तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये चीजें हमने सॉल्व कराया है, बताया है ना, सब सीक्वेंस लिया था, तो वो क्या हुआ, वो इसका भी सब सीक्वेंस बना, इसका भी बना, और ऐसा करके हमने प्रूफ किया है। इसमें कोई डाउट नहीं है ना। उसी तरीके से यहाँ आप देखते हैं, द सब सीक्वेंसेज दिस दिस एंड दिस आर कन्वर्जेंट। अगर ये तीनों कन्वर्जेंट हो जाएंगे तो भी हमारा सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है ना, ये भी हमने प्रूफ किया था कि नहीं, तो ये भी हमारा करेक्ट है। अब क्या करें, 10 सब सीक्वेंसेज एक्स के एन आर कन्वर्जेंट फॉर एवरी के ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। इस ऑप्शन के बारे में बोलिए कि अगर ऐसा हो रहा है कि वो जो सीक्वेंस है उसका सब सीक्वेंस
उसका हर एक सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो रहा है फॉर ए ब्रिक के ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 के लिए। तो उस सीक्वेंस के बारे में आप क्या बोलोगे? ये आराम से सोचिए, क्या हम लोग ऐसा कुछ एग्जाम्पल बना सकते हैं? देखो, के एन बोला जा रहा है, के एन मतलब क्या होगा? यहाँ पे एन कोई भी नंबर होगा, ओके, उसका मल्टीपल है, ठीक है। इसका मतलब अगर हम लोग ऐसा कुछ डिफाइन करें, अगर प्राइम सीक्वेंस को डिफाइन करें, पी व्हेन एन इज प्राइम, ठीक है, ऐसा हमने एक सीक्वेंस डिफाइन किया एक्स एन, और यहाँ पे और क्या हमने डिफाइन कर दिया? वन एल, अगर से एन प्राइम नहीं हुआ तो वन। अब आप कोई भी ले लीजिए, एक्स के एन लेंगे, ये तो प्राइम नहीं है ना, और के देखिए ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, इसलिए तो प्राइम नहीं होगा। हमेशा हर एक सब सीक्वेंस जो बनेगा वन वन टाइप का बनेगा, कांस्टेंट टाइप का बनेगा ना, ये तो कन्वर्जेंट है। बट क्या एक्सन कन्वर्जेंट होगा, बताइए आप? जैसे एन प्राइम होता चला जाएगा तो इन्फिनिटी जाएगा ना, तुम्हारा ये रॉन्ग हो जाएगा। देखिए अब हमको क्या करना है, ऐसे ही ऑप्शंस को सोचने हैं कि जितना ज़्यादा हो सके हम सीक्वेंस को कंस्ट्रक्ट करना सीख लें, कुछ लर्न कर लें, इसकी हेल्प से हमसे सॉल्व हो जाएगा। आ रहा है समझ में ना ये बात? तो इसके बारे में बताइए, अगर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन ये जीरो हो रहा हो तो क्या कहेंगे हम? क्या कन्वर्जेंट बोलेंगे एक्स एन को? अगर बोलेंगे तो प्रूफ के बारे में बोलिए कुछ, और अगर नहीं बोलेंगे तो काउंटर एग्जाम्पल दीजिए, कुछ ऐसा एग्जाम्पल बनाइए। एक्स एन प्लस वन, क्या है? हाँ, वन अपॉन एन, एन प्लस वन माइनस वन कर लेते हैं, माइनस वन अपॉन एन, ये तो जीरो जाएगा ना, लिमिट एन टाइम्स टू इन्फिनिटी करेंगे। फिर और कुछ सोचिए। अगर हम देखिए, जब भी ऐसा कुछ हो एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन हो रहा हो, तो देखिए आपके पास कैसा होने का काम कर रहा है, टेलीस्कोपिक टाइप का होने का काम कर रहा है ना। ऐसे आप देखो एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन, तो वहां पे आप रैंडमली पहले तो किसी सीरीज के बारे में सोचिए। तो एक सीक्वेंस हम लोग यहाँ से ऐसा बना सकते हैं, एक्स वन प्लस वन बाई टू, वन बाई थ्री, प्लस डॉट डॉट वन अपॉन एन। अब एन प्लस वन करेंगे तो क्या होगा हमारे पास? ये तो हमारे पास कन्वर्जेंट नहीं है ना, आपको ये पता है ना। हाँ, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? वन अपॉन एन प्लस एन प्लस वन। अब देखो, एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? वन अपॉन एन प्लस वन आएगा ना। मॉड लगाएंगे तो भी ये सेम रहेगा, ये तो जीरो जाएगा ना एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। तो देखिए ये आपका ऑप्शन फोर सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, बताइए। हेलो, सेटिस्फाई कर रहा है ना फोर को? लेकिन ये कन्वर्जेंट नहीं है। देखो आपके आई टी जेम में कुछ ऐसा एक क्वेश्चन आया था, मॉड ऑफ ए एन प्लस वन माइनस ए एन इज इक्वल टू वन बाई टू की पावर एन, एंड मॉड ऑफ बी एन प्लस वन माइनस बी एन इज इक्वल टू वन बाई, शायद स्क्वायर रूट ऑफ एन था, या एन रहा होगा, इससे ज़्यादा नहीं था पावर में। तो बोला था, इसमें पूछा था कि आपके पास ए एन जो है काशी है मतलब कन्वर्जेंट है, या बी एन काशी है मतलब कन्वर्जेंट है, ये दोनों ही काशी है, या दोनों ही नहीं है। तो आप क्या ऑप्शन बताएंगे? सेकंड वाला क्यों नहीं होगा? देखिए, जब हम लोगों ने टेलीस्कोपिक सीरीज पढ़ा था तो हमने एक चीज़ आपको बताया था कि समेसन ए एन प्लस वन माइनस ए एन इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ ए एन इज कन्वर्जेंट ना, बोला था कि नहीं? तो अब सबसे पहले तो क्या करो, समेसन बना लिया करो। तो जब समेसन बनाओगे
जो आपकी इधर दिया होगा, तो आपको यहाँ पे अब दिख रहा होगा, ये तो कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट नहीं है। आया ये चीज़ समझ में आपको? अब देखो और एक चीज़ हमारे पास है, हमने एक चीज़ और पढ़ा था कि अगर एक्शन कन्वर्जेंट हो तो क्या इंप्लाई करता है, मॉड ऑफ एक्शन ये भी कन्वर्जेंट होता है, सही है ना? और अगर मॉड एक्शन कन्वर्जेंट हो तो हम एक्शन के बारे में कुछ बोल नहीं पाते हैं, और अगर ये डाइवर्जेंट हो तो एक क्या मतलब नेगेशन देगा हमको, देखो नेगेशन कंट्रा पॉजिटिव नेगेशन हम निकाल रहे हैं, तो हम लोग ये निकाल रहे हैं, अगर ये डाइवर्जेंट हो गया तो अपने आप ये एक्शन डाइवर्जेंट हो जाएगा ना, क्योंकि अगर ये कन्वर्जेंट होता तो ये कन्वर्जेंट होना चाहिए, बट ये डाइवर्जेंट है तो एक्शन अपने आप डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो देखो ये मॉडुलस जिसका डाइवर्जेंट हो गया तो उसका मतलब ए भी डाइवर्जेंट होगा, मतलब ए एन भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। और अगर से मॉडुलस कन्वर्जेंट हुआ तो हम लोग इसके बारे में तो कुछ नहीं बोल पाएंगे ना, बट हम लोग ए एन के बारे में इतना जरूर बोल देंगे कि ए एन कन्वर्जेंट होगा, चाहे मॉडुलस के अंदर ही कन्वर्जेंट हो क्यों ना। आया समझ में ये बात आपको? तो अब देखो यहाँ से हम लोग बता दिए ना कि ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, यहाँ पे ए एन कन्वर्जेंट होगा, यहाँ पे नहीं, बी एन कन्वर्जेंट नहीं होगा। आया समझ में या नहीं बताइए? हाँ। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आपने ग्रुप में सॉल्व भी किया था और काफी अच्छा लगा था आपको। तो ये आपके पास एक पावर सीरीज दिया, सॉरी पावर सीरीज नहीं सीरीज दिया, आप बोल सकते हैं, ये सीक्वेंस भी बोल सकते हैं, और इसकी लिमिट आपसे पूछी जा रही है। तो आपने कौन सा अप्रोच लगाया था? आपने सिंपली इसको ऐसे किया, सेकेंड थ्योरम, n+1 n+2 डॉट डॉट सो ऑन n+n, और अपॉन में क्या किया था आपने, n की पावर n कर दिया था, 12 to the power 1/n कर दिया था। अब यहाँ पे आपने क्या किया था, an+1/an करके लिमिट आपने निकाला था, और जो लिमिट आई थी उस पर आपने बोल दिया था कि कन्वर्जेंट है, सही है ना? और शायद लिमिट इसकी 4/e आई थी, आपने बिल्कुल सही अप्रोच लगाया। और अगर हम लोग इसी को चाहें तो कुछ दूसरा अप्रोच लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, वो कैसे? देखो अगर हम लोग इसकी लिमिट को मानते हैं, हाँ समेशन फॉर्म में मानते हैं कि एल है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, इसकी लिमिट को मान लेते हैं एल है। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, n+1/n इंटू n+2/n एंड डॉट डॉट सो ऑन n+n, क्या कह रहे हैं आप, n, कौन सा ये? हाँ आप चाहे उसके थ्रू भी लगाइए चाहे इसके थ्रू भी लगाइए, हो सकता है किसी को ये वाला मेथड इजी लग जाए और किसी को ये वाला तो वैसे इजी है ही, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड का लॉग ले लेते हैं, तो लॉग एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/n, लेकिन इसमें मिस्टेक होने के ज़्यादा चांसेस है, आपकी एक बात सही है, तो लॉग ऑफ, ये आपके पास फिर प्रोडक्ट में आ जाएगा, प्रोडक्ट में मैं लिख देता हूँ k इज इक्वल टू 1 to n, सॉरी n+1/n, ये होगा हमारे पास n+k। अब इसको हम लोग क्या चाहेंगे तो समेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1/n, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, समेशन k इज इक्वल टू 1 to n लॉग ऑफ ए एन रहेगा, n+k/n। इतना तो समझ में आ रहा होगा ना? बताइए, ये जो प्रोडक्ट को हमने लॉग में कन्वर्ट किया फिर एडिशन में किया, ये समझ में आ रहा है ना प्रोडक्ट को? हम्म, ये हो गया। अब हम देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर इसी को हम लोग चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा और f/k के फॉर्म, k/n के फॉर्म में बनाते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, 1 + k/n, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, लॉग एल इज इक्वल टू 1/n समेशन k इज इक्वल टू 1 to n,
यहाँ पे हम लोग लिमिट भी लगा देते हैं। क्या हो जाता है, लॉग ऑफ 1 प्लस के बाई एन। अब देखेंगे तो ये बेसिकली क्या है हमारे पास, ये हमारे पास इंटीग्रेशन के फॉर्म में बन जाएगा, लॉग एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स डी एक्स। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे कि नहीं, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा के हमको करना होगा ना। फर्स्ट फंक्शन हम लोग किसको मानेंगे, इस इसको मानेंगे ना, एंड सेकेंड फंक्शन इसको मानेंगे ना। फर्स्ट फंक्शन, हाँ, सॉल्व हो जाएगा ना। देखो हमारे पास क्या आएगा, लॉग एल इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू सेकेंड, सेकेंड मतलब 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं है, 0 to 1 हाँ, इसका मतलब डेरिवेशन क्या आएगा हमारे पास, 1/1 प्लस एक्स इंटू हमारे पास इस सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगा डी एक्स फिर आएगा। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, आप इसके थ्रू भी जा सकते हो, बाकी आप उसके थ्रू भी, तो जो आपको इजी लगे मेथड वो लगा दीजिए। हाँ, ऊपर क्या होगा, हमको प्लस माइनस 1 को ऐड करेंगे, देन उसके बाद फिर से सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर। सही है ना। हो सकता है कुछ लोगों को ये मेथड इजी लगे, जरूरी नहीं है कि आपको ये मेथड इजी लग रहा। हमको भी यही मेथड इजी लगा जो कि आपने अप्रोच किया है, बट हो सकता है मे बी, हम्म, और हो सकता है उस वक्त दिमाग ऐसा ना चल पाए तो ऐसा चला ले। ठीक है, क्योंकि कभी कभी होता है दो डायरेक्शन में ना जा रहा हो दिमाग, तो इसलिए कब दोनों रास्ते हमको पता रहने चाहिए ना। हाँ, ठीक, हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 बी अ बाउंडेड सीक्वेंस इन आर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो पहले आप बताइए कौन सा स्टेटमेंट होगा, आपने सॉल्व किया था। देखिए, हमने ये जब लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर बताया था, तो हमने बोला था अगर कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन इज इक्वल टू लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट होगा, बट हमको फॉल्स बताना होगा, ये तो नहीं होगा करेक्ट। अब देखिए दूसरा हमारे पास क्या है, इफ इनफीमम ऑफ ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन, देन ए एन को कन्वर्जेंट बोला जा रहा है। देखिए सिंस ये बाउंडेड है, ए एन तो बाउंडेड है, अगर बाउंडेड है तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास एक चीज और आएगी कि इसका सेट ऑफ लिमिट पॉइंट भी मिलेगा, एल मिलेगा। एल क्या है, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट है। इतना तो समझ में आ रहा होगा आपको ना। अब इनफीमम जो होगा, अगर इनफीमम मतलब क्या होता है, जो कि यहाँ पे आपके पास लिमिट पॉइंट निकल रहे हैं, तो उनसे छोटा हो सकता है इनफीमम, या जो इसकी सबसे छोटी वैल्यू होगी वो हो सकती है ना। और सुपीरियर क्या होता है, जो इसका सुप्रीमम होगा, जो इसका सबसे बड़ी वैल्यू होगी। तो इन दोनों से क्या, दोनों का इक्वल है आपस में, तो इसका मतलब इस सेट ऑफ लिमिट पॉइंट में ओनली एक ही लिमिट पॉइंट आएगा सीक्वेंस का, बाउंडेड विद यूनिक लिमिट पॉइंट। मैंने स्टेटमेंट लिखवाया इज कन्वर्जेंट, लिखवाया है ना, बाउंडेड विद यूनिक लिमिट पॉइंट कन्वर्जेंट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कन्वर्जेंट होगा, तो ये भी आपका टू भी ट्रू है। समझ में आ रहा ना ये बातें। देखिए आपको बस ये अप्रोच सीखना है कि कैसे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। फिर देखो क्या कर रहा है, सुप्रीमम ऑफ ए एन इज इक्वल टू लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन, देन ए एन इज कॉन्स्टेंट,
अगर साहब देखो ऊपर वाले कंडीशन को 2 को 3 को रिप्लेस किया गया है, बस इन्फीमम की जगह सुप्रीमम रखा गया है, यहाँ पे लिमिट इंफीरियर। ठीक इसी तरीके से वो भी सिंगलटन अल्फा ही आएगा और बाउंडेड वन कन्वर्जेंट, ये हमारा ट्रू है ना। बट यहाँ पे कांस्टेंट बोला जा रहा है, तो क्या जरूरी है वो कांस्टेंट होगा? हम इसके लिए एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, 1 - 1/n। ये देखो ये 1 पे कन्वर्ट करेगा और इसका सुप्रीमम जो आएगा सीक्वेंस का वो 1 ही आएगा ना, बट कांस्टेंट नहीं है। तो हमको फॉल्स बताना था, तो हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, मतलब इसको हम टिक करेंगे। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? और देखिए चौथे पे हम लोग जब आएंगे, इफ सूप ऑफ ए एन इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ ए एन, देन ए एन इज कॉन्स्टेंट। तो शायद इसको हमने प्रूव भी कराया हो, अगर नहीं कराया हो तो अब भी आप देख लीजिए। अगर सुप्रीमम लिमिट सुपीरियर नहीं है, सुप्रीमम है ऑफ ए एन इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ ए एन हो, देन ये कांस्टेंट होना चाहिए। अगर से कांस्टेंट नहीं होना है, देन क्या आएगा हमारे पास, क्या दिक्कत होगी? दैट्स मीन यहाँ पे कोई एक वैल्यू बी मिलेगी, जो कि क्या होगी कि मतलब ए एन, और यहाँ पे कोई ना कोई दो टर्म ऐसे आएंगे ए एन प्लस वन, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, कांस्टेंट नहीं है, तो ऐसा कुछ होगा ना। कम से कम दो टर्म तो आएंगे उसके अंदर, सीक्वेंस के अंदर। ये आ रहा समझ में कि नहीं आपको? अब अब देखो, ये दोनों आपस में अगर से इक्वल नहीं है, तो या तो ए एन लेस देन ए एन प्लस वन होगा, या फिर तो ग्रेटर देन हो जाएगा। ऐसा तो कुछ होगा ना। अगर ये लेस देन होता तो देन ये क्या होगा, ये इन्फीमम हो सकता है। इससे बड़ा तो इन्फीमम नहीं मिलेगा ना, इससे छोटा मिल सकता है, और ये सुप्रीमम हो सकता है। और इस तरीके से इन्फीमम और सुप्रीमम इक्वल नहीं हो रहे हैं आपस में, बट यहाँ पे इक्वल दिया गया है। और अगर इक्वल दिया गया हो तो क्या होना चाहिए, इनको कांस्टेंट। आप समझ रहे हो ना? इस प्रूफ को बेटर बना के लिख सकते हो या नहीं? जस्ट हमने ये हिंट दिया है, ये ऑब्जेक्टिव लगाने के लिए सही है, बट जब प्रूफ करना होगा तो इसको थोड़ा सा बेटर करके लिखना होगा। बताइए, कोई दिक्कत नहीं है ना? आ रहा है समझ में कि नहीं, बताइए। आ रहा है, ठीक है। हम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और इसमें सीक्वेंस सीरीज के लगभग 2-3 ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व कराने का हमने काम किया है, 1 से 2 ईयर में। और पिछली बार भी जो क्वेश्चन आया था जून 2025 में, उसको भी दें। हाँ, ठीक है। इसको देखो हम लोग देखते हैं, लेट समेशन ए एन बी अ कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ रियल नंबर्स फॉर एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन। अब देखो इसको ए एन को कैसे डिफाइन किया गया, ए एन इज इक्वल टू ए एन इफ ए एन ग्रेटर देन जीरो और जीरो अदरवाइज। और बी एन को डिफाइन किया गया ए एन इफ ए एन लेस देन जीरो एंड जीरो अदरवाइज। आपको याद होगा जब हम लोग कंडीशनली और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट पढ़ रहे थे, तो ऐसे ही करके मैंने एक सीरीज को डिफाइन किया था ना, ग्रेटर देन जीरो जब वो हमारे पास टर्म पॉजिटिव होगा, और लेस देन जीरो, सॉरी, लेस देन अगर टर्म होता है तो हमारे पास वो जीरो हो जाएगा। एक अलग किया था, मतलब पॉजिटिव टर्म को अलग और नेगेटिव टर्म को अलग करके एक बनाया था, ऐसे दो तरीके का। और हमने फिर डिफाइन किया था ए एन को हम लोग कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, ए एन प्लस मॉड ऑफ ए एन बाई टू। ठीक है, यहाँ पे यू एन ऐसे लिख सकते हैं, जो मतलब आपके पास नॉर्मली जो सीरीज दिया रहेगा ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं। और हम लोग क्या कर सकते थे, बी एन को ऐसा कुछ लिख सकते थे, ए एन माइनस मॉड ऑफ ए एन बाई टू। ठीक है, निगेटिव है तो ये हो जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव होगा तो कैंसिल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना।
अब देखो अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हुआ था हमारे पास ये सीरीज ए एन, क्योंकि हम समेशन लगाएंगे तो इधर भी समेशन लगेगा। और अगर हमारे पास ए एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हुआ था तो हम लोग बोले थे कि ए एन भी कन्वर्जेंट हुआ था और बी एन भी। बट अगर ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ना हो तो ए एन और बी एन दोनों ही डाइवर्जेंट हुए थे। ये सही है ना? अब देखो, सिंस हमारे पास एक कन्वर्जेंट है सीरीज, तो हमको क्या इंप्लाई करेगा कि ए एन, लिमिट ऑफ ए एन, ये तो जीरो पे ही जाएगा। और ए एन हमारे पास तो इन्हीं से बन रहा है, कैपिटल ए एन और कैपिटल बी एन, इन्हीं से बन रहा है, तो दोनों ही जीरो पे जाने चाहिए ना। आप देखो तो उसके सब सिक्वेंस एक तरीके से, नहीं सब सिक्वेंस हम नहीं बोल पाएंगे बिकॉज ये लेस देन जीरो। हाँ मतलब उसी के टर्म से बन रहे हैं तो ये जीरो पे ही जाएंगे। ठीक है, आया समझ में? अब देखो क्या करें, इफ समेशन ए एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट देन बोथ सीरीज समेशन ए एन एंड समेशन बी एन आर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ये भी करेक्ट है, बोथ समेशन ए एन एंड बी एन आर कन्वर्जेंट। तो हम इसके बारे में गारंटी के साथ नहीं बोल सकते ना, बिकॉज एब्सोल्युटली तो अभी कंडीशनली होगा तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगा ना। अब फोर्थ ऑप्शन क्या है, इफ समेशन ए एन इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट देन बोथ द सीरीज समेशन ए एन एंड समेशन बी एन आर डाइवर्जेंट। तो क्या हो जाएगा बताइए, सही है कि फॉल्स? अगर से एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होगा, अभी हमने बताया था कि दोनों ही कहाँ पे जाएंगे, फिर दोनों ही क्या होंगे, डाइवर्जेंट होंगे ना। इफ, हाँ, देन बोथ समेशन ए एन एंड बी एन आर डाइवर्जेंट। ये तो हमने प्रूव भी करा दिया है ना, ये सब चीजें आप देखिए पीछे का, हमने लिखाया भी था। तो आपका 3 ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, हमेशा देखिए जब क्वेश्चन को आप अभी सॉल्व कर रहे हो फ्री टाइम में, तो आप उसको ये भूल जाए कि एमसीक्यू का है या एमएसक्यू का है। आप उसको सॉल्व कीजिए, हर ऑप्शन को वेरीफाई करने का काम कीजिए, देन वो आपको एग्जाम में बेटर फील कराएगा पार्ट सी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लेट ए एन एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 बी आर सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। पॉजिटिव रियल नंबर्स का मतलब आप समझ ही रहे हैं। देन बी एन को डिफाइन किया गया कुछ ऐसा, तो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नेसेसरली ट्रू इफ लिमिट बी एन एग्जिस्ट इन आर देन एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 is bounded. Limit bn is equal to 1, then limit an exist in R. Limit bn is equal to 1 by 2, then limit an exist in R. अगर से जीरो जा रहा है, लिमिट एन कहाँ पे जा रहा है, जीरो पे जा रहा है। इसके बारे में आपने कुछ सॉल्व किया है फर्स्ट के लिए, कोई काउंटर एग्जांपल वगैरह? पहले देखिए हम लोग बी एन को समझते हैं क्या होगा। पहले बी वन बनाते हैं, बी वन हमारे पास क्या होगा, ए वन अपॉन, देखो मैक्स ऑफ ए वन ही होगा तो यहाँ पे ए वन ही आ जाएगा, कट के वन बन जाएगा। बी टू बनाएंगे तो क्या बनेगा, ए वन अपॉन मैक्स ऑफ, सॉरी ए टू अपॉन ए वन कॉमा ए टू। आई होप अब आपको समझ में आ रहा हो कैसे ये बनेगा सीक्वेंस। बी थ्री क्या हो जाएगा, ए थ्री अपॉन मैक्स ऑफ ए वन कॉमा ए टू कॉमा ए थ्री। आई होप अब इसको समझ में आ रहा होगा ना आपको। अच्छे बताइए, अगर मैं ए एन इज इक्वल टू एन ले लूँ, एक सीक्वेंस लेता हूँ, नेचुरल नंबर वाला इस सीक्वेंस तो आप जानते ही हो, देन मैक्स ऑफ ए वन ए टू डॉट डॉट टू वन ए एन, हमारे पास क्या आएगा बताइए, ए एन ही आ जाएगा ना। देखो ए वन तो वन होगा, ए टू तो टू होगा, यहाँ पे एन होगा, तो सबसे बड़ा तो एन है, एन आएगा, दैट्स मीन ए एन आ जाएगा। सही है ना? तो लिमिट ऑफ बी एन क्या होगा हमारे पास, देखो ए एन अपॉन ए एन हर एक टर्म में यही बनेगा ना, और इक्वल टू वन हो जाएगा। तो देखो लिमिट ऑफ बी एन तो एग्जिस्ट कर गया, बट क्या ए एन हमारे पास कन्वर्जेंट है बताइए?
नहीं तो हमारा ऑप्शन वन डिस्कार्ड हो गया, और दूसरा भी देखिए इसी से डिस्कार्ड हो जाएगा ना, डिस्कार्ड हो जाएगा ना। अब देखिए एक चीज और हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं आपको। सिंस देखिए ए एन क्या है, सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म है, और बी एन कैसे बन रहा है, नीचे मैक्स ऑफ जो ए एन से लेके ए एन तक बन रहे हैं, ए वन से लेके ए एन तक। तो जो आपके पास बी एन आएगा वो लेस देन आर इक्वल टू वन ही होने का काम करेगा, बिकॉज जो ए एन से बड़ा नंबर हमेशा नीचे आएगा, या तो ए एन के इक्वल होगा या तो उससे बड़ा कोई नंबर होगा, यही तो होगा ना, बताइए। तो हमेशा जो बी एन होगा वो लेस देन आर इक्वल टू वन होगा, तो इसकी लिमिट भी हमेशा लेस देन आर इक्वल टू वन ही आएगी। ठीक, अब देखिए, हाँ क्या कह रहे हो आप, ऐसे कैसे हम बोल लेंगे अभी, पहले हम लोग कुछ और देखते हैं, और थोड़ा सा इसको एनालिसिस करते हैं। देखिए जो हमारे पास मैक्स ऑफ, अगर हम लोग ये निकाल रहे हैं ए वन ए टू डॉट डॉट सो वन ए एन, तो ये हमारे पास ऐसे करके देखो, ऐसे हमारे पास वैल्यू आएगा ना, एल वन, एल टू, एल थ्री, एल फोर, ऐसे करके आएगा कि नहीं, बताइए। अब देखो, पहले देखो एल वन जो आएगा, एल वन ऐसे आएगा, पहले तो एक पहला टर्म हमारे पास ए वन आएगा, अब दूसरा टर्म हमारे पास क्या आएगा, ए वन कॉमा ए टू में से मैक्सिमम वैल्यू, तो हमारे पास वो मान लो एल वन आ रहा है, तो एल वन तो जाहिर सी बात है कि ग्रेटर देन होगा ए वन से ए टू भी हम लोग उसको बोल सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा ए वन से। फिर जो हमारे पास अगली वैल्यू आएगी, तीसरी वैल्यू आएगी, अगर मैक्स ऑफ ए वन, ए टू और ए थ्री निकालें, तो ये हमारे पास क्या होगा, कोई एल टू आएगा, ये लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू इन दोनों से होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये देखो बी वन के लिए आया था, बी वन टर्म आया, ये बी टू आया, बी वन आया और ये बी टू आया। थोड़ा सा इसको समझ के लिखिए, मैं क्लियरिटी के साथ नहीं लिख रहा हूँ, बट ये समझ में आ रहा है कि नहीं, बस इतना बताइए, आ रहा है ना। और ये बी थ्री आ जाएगा हमारे पास, समझ में आ रहा है ना क्लियरिटी के साथ ये चीज़ें। तो इस तरीके से देखो क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है कि नहीं। अगर हम इसके साथ साथ इसको बाउंडेड दिखा दे, जो मैक्स इनका बन रहा है, ये सीक्वेंस बनेगा, सॉरी ये बी वन नहीं है, बी वन बी टू नहीं है, ऐसे से आप यहाँ पे आप सी वन सी टू बोल दीजिए, क्योंकि बी वन तो ए वन अपॉन करके बनेगा ना, ए एन अपॉन, ठीक है। मतलब हमारा कहने का मतलब ये है, जो आपके पास जो मैक्स वाला करके यहाँ पे आप न्यू सीक्वेंस बनाओगे, ये इंक्रीजिंग टाइप का बनेगा ना। और हमारे पास क्या आ जाएगा, इफ से अगर हम लोग इसको बोल देते हैं, इससे हम लोग एक सीक्वेंस बनाते हैं सी एन, ये बना ना, जो कि मैक्स ऑफ, डिफाइन उसको कैसे किया जा रहा है, मैक्स ऑफ ए वन ए टू डॉट डॉट सो वन ए एन, ये हमारे पास मैक्स बना है, सी एन बनाया हमने। इफ सी एन इज अनबाउंडेड, सी एन अगर अनबाउंडेड हो जाएगा, ये हमको इम्प्लाई करेगा, इम्प्लाइज दैट लिमिट ऑफ बी एन इज इक्वल टू ए एन अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास, जो सी एन आएगा इसकी वैल्यू वन आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम पे जाएगा। अगर सी एन हमारा अनबाउंडेड हो रहा है तो ए एन भी हमारा अनबाउंडेड होना चाहिए, और इस तरीके से ये वन पे जाएगा, ठीक है। तो बी एन की लिमिट टू वन बाई टू आ रही है, यही आ रहा है ना, सी एन बाउंडेड वाला केस तो हम ले नहीं सकते हैं, इम्प्लाइज दैट सी एन हमारे पास क्या हो जाएगा, सी एन इज बाउंडेड। अगर सी एन बाउंडेड हो गया और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है,
तो हमको क्या बोलेगा, सी एन इज, बताइए, मोनोटॉनिक प्लस बाउंडेड implies that convergent, हाँ सी एन इज कन्वर्जेंट। तो लिमिट ऑफ सी एन ये कहाँ पे जाएगा, कहीं ना कहीं एक वैल्यू एल पे जाएगा, यही तो होगा ना हमारे पास। अब देखो हम लोग वही करते हैं, लिमिट ऑफ बी एन इज इक्वल टू लिमिट ऑफ ए एन अपॉन सी एन, इसका इक्वल होगा। अब देखो लिमिट ऑफ बी एन की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 1/2, एंड लिमिट ऑफ सी एन देखो इधर आएगा तो लिमिट ऑफ सी एन का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा लिमिट ऑफ ए एन, और लिमिट ऑफ ए एन हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, तो लिमिट ऑफ ए एन क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2, और इसकी लिमिट तो एल पे जा रही है तो 1/2 इंटू एल, और इस तरीके से ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। अभी इतना ही रहने दें क्या, टाइम हो गया है ना, या आप कहें तो सॉल्व करते हैं, बताइए, रहने देते हैं, ठीक, सॉल्व कर दें। हाँ देख लो ये भी इजी ही है, देख कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ है, 3 वाला, इट एस हैज एटलीस्ट 2 एलिमेंट। चलिए हम लोग देख लेते हैं, देखो क्या लिखा है, ए एन बी अ बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर सच दैट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन डज नॉट एग्जिस्ट। तो ए एन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और ए एन बाउंडेड है, बाउंडेड अगर तो यूनिक लिमिट पॉइंट होगा तो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, और लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो मतलब कम से कम इसके पास 2 लिमिट पॉइंट होंगे, इतना तो हमारे पास आ गया ना। लेट एस इज इक्वल टू एल बिलोंग टू आर such that there exists a sequence of an converge to L। तो L क्या कर रहा है, R में बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पे एक सब सीक्वेंस मिलेगा AN का जो कि कन्वर्ज करेगा L पे। इन शॉर्ट हम लोग कहें S इज कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ AN, यही है ना, ये समझ में आ रहा कि नहीं सेट, पहले बताइए। देखिए सीखिए, अगर कोई चीज ना आए तो उसको तुरंत बोलिए। कि यहाँ पे देखिए हम लोगों ने बोला था कि अगर AN का कोई भी सब सीक्वेंस जहाँ कन्वर्ज करेगा वो AN का लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, L के अंदर कम से कम 2 मेंबर्स तो आएंगे S के अंदर। तो अब देखो ऑप्शंस क्या क्या दिया है, पहला S इज एम्प्टी सेट क्रॉस, S हैज एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, 1 एलिमेंट होगा तो कन्वर्जेंट होगा, रॉन्ग। S हैज एटलीस्ट 2 एलिमेंट, ये तो भी हमने भी बोला है, तो करेक्ट हो गया। S हैज टू बी अ फाइनाइट सेट, S फाइनाइट सेट होना चाहिए, ये सही है कि रॉन्ग, बताइए। इसके लिए एक सीक्वेंस बोलिए, बाउंडेड हो बट उसके पास इनफाइनाइटली मेनी लिमिट पॉइंट हो, -1 की पावर, तो उसके पास तो फाइनाइट लिमिट पॉइंट आ गया ना, इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट वाला सीक्वेंस बोलिए, क्योंकि बाउंडेड हो इनफाइनाइट लिमिट, प्राइम वाला हो भी तो इन्फिनिटी, हाँ बाउंडेड नहीं रहेगा ना। देखो हम एक सीक्वेंस डिफाइन कर रहे हैं, एफ फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रेशनल नंबर, क्या बोलिए, अनबाउंडेड हो जाएगा वो भी ना, टू क्लोज इंटरवल ओपन 0 to 1, ठीक। इसके बीच में देखो जितने भी रेशनल नंबर्स हैं सब पे 1 1 ऑन टू मैप मैंने डिफाइन कर लिया है, मतलब नेचुरल नंबर से इसके इस इंटरवल के रेशनल नंबर पे, तो ये सीक्वेंस बन जाएगा ना, इससे एक सीक्वेंस मिल जाएगा एफ, वही सीक्वेंस है, ठीक है। अब देखो इसका रेंज सेट आप निकालोगे तो रेंज सेट तो क्या होगा, इसका सबसेट होने का काम करेगा क्लोज 0 to 1 का, रेंज सेट ऑफ एफ। तो ये बाउंडेड है कि नहीं बताइए, बट इसका लिमिट पॉइंट निकालोगे, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट निकालोगे या ड्राइव सेट निकालोगे, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा क्लोज इंटरवल
ये ओपन 0 to 1 हो जाएगा और ये हमारे पास अनकाउंटेबल है। काउंटेबल छोड़ दीजिए, अनकाउंटेबल पे हम लोग आ गए। इस तरीके से हमारा ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक है, इनफाइनाइट में भी बड़ा इनफाइनाइट है। अब देखो ये वाला जो एग्जाम्पल दिया है, इसको हम सॉल्व नहीं कराएंगे, बट हम हिंट देंगे क्योंकि इसके पहले हमने ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया है। देखो इसको क्या करना है, ये आपको एफ ऑफ एक्स दिया है और उसके बाद हमारे पास एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एन दिया है। देन एक्स एन की लिमिट पूछा है, ये तो सॉल्व हो सकता है ना, बताइए। यहाँ पे एक्स, हाँ हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है, ये तक रहने देते हैं।